आज हम बात करेंगे अफलातून के लिखे हुए दूसरे डायलॉग की। हम लोग फ्रेडरिक कोपलस्टोन की नंबरिंग फॉलो कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से अफलातून का दूसरा डायलॉग बनता है क्राइटो। क्राइटो में सिर्फ दो किरदार हैं, सुकरात और क्राइटो। इसका बैकग्राउंड ये है कि सुकरात को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। सुकरात जेल में, अपने जेल सेल में अपनी एग्जीक्यूशन का इंतज़ार कर रहा है, और सुकरात की एग्जीक्यूशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो समंदरी जहाज़ जो शहर का, हुकूमत का सारा मजहबी साजो सामान लेकर दूसरे शहर गया हुआ है, किसी सालाना मजहबी फेयर में हिस्सा लेने के लिए, तो जब तक वो शहर से वापस नहीं आ जाता और वो सारा मजहबी सामान एथेंस में वापस नहीं आ जाता है, उस वक्त तक मुजरिमों की एग्जीक्यूशंस नहीं हो सकती। तो वो शिप को गए हुए कोई 27-28 दिन हो गए हैं, वो आने वाला ही है। तो जिस दिन वो शिप वापस आएगा उसके अगले दिन सुकरात को हेमलॉक पीना पड़ेगा। उसके अगले दिन सुकरात को उसका जो डेथ सेंटेंस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सुकरात अपने जेल में अपनी एग्जीक्यूशन का इंतज़ार कर रहा है। और दूसरा किरदार है क्राइटो। क्राइटो एक अमीर आदमी है, क्राइटो एथेनियन है, क्राइटो सुकरात का दोस्त है। क्राइटो चाहता है कि सुकरात जेल से भागने पर राज़ी हो जाए। सुकरात को मनाने के लिए वो आखिरी कोशिश करने आया है, और वो सुबह सुबह ही सुकरात की जेल में पहुंच गया है गार्ड्स को ब्राइब करके। तो सीन यहां से शुरू होता है कि सुकरात सो रहा है और क्राइटो उसकी जेल में बैठा हुआ उसके जागने का इंतज़ार कर रहा है। तो सुकरात जागता है, क्राइटो को देखता है, क्राइटो से पूछता है कि भाई मतलब इतनी सुबह कैसे आ गए, किसने अंदर आने दिया, मतलब कब से आए हुए हो, मुझे जगाया क्यों नहीं, तो बहुत सुबह हो रही है। तो क्राइटो कहता है कि हाँ सुबह तो हो रही है और मैं काफ़ी देर से आया हूँ, लेकिन ये कि आना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने गार्ड को थोड़ी सी ब्राइब कर दी तो उसने मुझे आने दिया। ये लोग मुझे जानते भी हैं, मैं आ तो रहा हूँ 1 महीने से, तो वो तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हाँ मैं काफ़ी देर से आया हूँ और बैठा हुआ हूँ। तो सुकरात उससे पूछता है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि यार मतलब मैं ज़रा हैरान हूँ कि यानी हमारी नींदें उड़ी हुई हैं और तुम यहाँ बिल्कुल ही सुकून से सो रहे हो, मतलब है कोई मौत का वो ही नहीं है। सुकरात कहता है कि देखो भाई मेरी उम्र में तो मौत का कोई इतना गम नहीं होता। तो क्राइटो कहता है कि नहीं, मैंने तो देखा है, तुम्हारी उम्र में भी लोगों को मरते हुए देखा है, वो तो उनको बड़ा अफसोस होता है, उनको बड़े कोई इतनी आसानी से नहीं जाना चाहता। तो सुकरात पूछता है कि भाई क्या कहानी है, मतलब क्या शिप आ गया क्या। तो क्राइटो कहता है कि नहीं शिप आया नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से खबर आई है कि शिप जो है वो आज आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि कल तुम्हारी एग्जीक्यूशन है। तो क्राइटो को सुकरात बताता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि शिप आज नहीं आएगा, शिप कल आएगा और मेरी एग्जीक्यूशन परसों है, क्योंकि मुझे ख्वाब आया है। अच्छा, एक साइड नोट आपको बता दूं, उस ज़माने में ख्वाबों की बहुत अहमियत होती थी, यानी कि ख्वाबों से इलाज किए जाते थे, ख्वाबों को डिवाइन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ख्वाबों की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। जो एंशियंट ग्रीक वर्ल्ड है उसमें ख्वाबों के बड़े मतलब होते थे। तो सुकरात कहता है वैसे तो जो अल्लाह को, खुदाओं को मंजूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शिप जो है वो कल आएगा और परसों मेरी एग्जीक्यूशन है। तो क्राइटो फिर अपने आने का मकसद बयान करता है। क्राइटो अपने रीजंस बताता है कि भाई मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ कि आपको भागना चाहिए। क्राइटो कहता है कि यानी कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, यानी अब तो आज या कल में शिप आने वाला है, 1-2 दिन की कहानी है, तो जो भी फैसला करना है वो अभी करना है, यानी कि अब सोचने का टाइम नहीं है। फिर क्राइटो रीजंस बताता है कि वो क्यों समझता है कि सुकरात को भागना चाहिए। तो क्राइटो कहता है कि भाई यानी कि अगर सुकरात मर जाता है और भागता नहीं है तो एक तरीके से वो सुकरात को कहता है इस तरह से तो तुम्हारे दुश्मनों की जीत हो गई, यानी ये तो जो तुम्हारे दुश्मन हैं एक तरीके से वो जीत गए, वो चाहते हैं तुम मर जाओ, तुम मर जाओगे। सुकरात को वो बताता है कि देखो भाई एक
एक तो ये कि तुम्हारे मरने से मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त, जो शायद मैं कभी उस तरह का दोस्त ना बना सकूं, इस तरह का दोस्त मेरा ज़ाया हो जाएगा। दूसरा ये कि मेरी रेपुटेशन को भी बहुत धचका पहुंचेगा, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पैसे खर्च करके तुम्हें यहाँ से निकालूं, और जब तुम मारे जाओगे और मैं लोगों को जाकर बताऊंगा कि भाई मैं तो पैसे खर्च करने को तैयार था, वो बंदा ही भागने को तैयार नहीं था, तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। वो सुकरात को कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे बच्चों का सोचो, यानी तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, वो यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, उनको मसाइल होंगे। जब इंसान शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, तो वो एक तरीके की ऑब्लिगेशन अंडरटेक करता है कि मैं उनको उनका साथ दूंगा, उनको निभाऊंगा। तो वो तुम तो एक इजी वे आउट ले रहे हो बच्चों को छोड़ के। वो और भी रीजंस देता है कि यार सुकरात, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे दोस्तों के बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, या तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे दोस्त किसी मसले में फंस सकते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि हम 4-5 दोस्त मिलकर कर रहे हैं, तो किसी एक आदमी के बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। दूसरा ये कि हमारे फंसने के चांसेस भी कम हैं, क्योंकि हमें आइडिया है कि किस गार्ड को ख़रीदना है, किस इन्फॉर्मर को ख़रीदना है, तो उस तरह से हमारे फंसने के चांसेस कम हैं। क्योंकि और अगर फंसते भी हैं तो ऐसा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा कि प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई, ये हो गई। जो थोड़ा बहुत रिस्क है वो हम लेने को तैयार हैं तुम्हारे लिए। और वो ये भी कहता है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि दूसरे शहर में क्या होगा नहीं होगा, तो वो भी कोई मसला नहीं है। थैलेमैकस में यानी तुम्हें लोग वेलकम करेंगे, हमने सारा इंतज़ाम कर लिया है। और क्राइटो ये भी कहता है कि यार ये तो एक तरीके से मतलब हम सब की बेइज्जती है ना, कि हम अपने दोस्त को नहीं निकलवा सके, और हम लोग हमारे अंदर मैनलीनेस नहीं थी, और इस तरह की चीज़ें और रीजंस देता है सुकरात को। अब सुकरात जवाब शुरू करता है। सुकरात कहता है कि यार देखो, जहाँ तक तुम्हारी इस बात का ताल्लुक है कि लोग क्या कहेंगे कि तुमने मुझे निकाला नहीं और ये सब, तो उसने कहा यार इस तरह से तो हमने ज़िंदगी गुजारी नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि क्या चीज़ करना जस्ट है और क्या अनजस्ट है, हम तो उस पर डिसाइड करेंगे ना कि किस तरह से यानी ज़िंदगी गुजारनी है। सुकरात के फ़लसफ़े का सारा सेंटर पॉइंट ही जस्टिस है। तो वो कहता है कि ये इस तरह तो ज़िंदगी के फैसले नहीं किए जाते ना, कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, यानी ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। यानी कि अगर कोई शख्स बीमार है, या अगर कोई शख्स किसी एथलेटिक कंपटीशन के लिए अपनी बॉडी को कंडीशन करना चाह रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या ट्रेनर के पास जाएगा, और ट्रेनर जो उसको मशवरा देगा वो उसको फॉलो करेगा, रादर देन कि वो लोगों से जाके पूछे कि क्या करना है और फिर वो अपनी बॉडी को इंजर कर ले। तो ये इट डजेंट मैटर कि लोग क्या कहेंगे। बाकी ये जो मेरा मामला है, ये तो कानून से रिलेटेड मामला है, जस्टिस से रिलेटेड मामला है, तो हमको उनकी फिक्र करनी चाहिए जिनको कानून का पता है, जिनको इन मामला जो इस मामले से वाकिफ़ हैं। लोग क्या कहेंगे करके अगर मैं फैसला कर लूँ, तो वो तो मैं अपने सोल को इंजर करूँगा। सुकरात का जो फ़लसफ़े का सेंटर पॉइंट है वो सोल है। सुकरात बॉडी को कुछ समझता ही नहीं है। यानी आप आगे आने वाले डायलॉग्स में आप देखेंगे कि वो इस दुनिया को कुछ नहीं समझता, वो इस बॉडी को कुछ नहीं समझता, उसके नज़दीक असल चीज़ सोल है। तो वो सुकरात से कहता है कि अगर मैं लोगों के कहने पर, यानी सुकरात अपने दोस्त को कहता है, अगर मैं लोगों के कहने पर फैसले कर लूँ तो मैं अपने सोल को इंजर करूँगा। फिर सुकरात उसके और जो उसने रीज़न दिए थे उनको काउंटर करता है। वो कहता है कि यार बच्चों का क्या होगा, दूसरे शहर में इंतज़ाम है कि नहीं, दोस्तों के पैसे खर्च हो जाएंगे, दोस्त ना फंस जाएं। तो वो कहता है कि ये बातें तो यानी जब की है ना, जब मैं भागने का सोचूंगा, यानी ये तो जब एक दफ़ा मामला डिसाइड हो गया कि भागना है, तो ये चीज़ तो उसके बाद सोची जाएगी। तो ये तो अभी इस वक्त तो इसकी अहमियत नहीं है। असल चीज़ वो कहता है ये सोचने की है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए कि नहीं। यानी वो कहता है इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, मतलब जज्बात से अलग होकर ज़रा इस बात पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये भागना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ सुकरात उसको अपने रीजंस देना शुरू करता है कि भाई क्यों वो समझता है कि भागना नहीं चाहिए। सुकरात कहता है कि देखो भाई, हमें अपनी ज़िंदगी के हर मामले में जस्टिस करना चाहिए, हमें हर दफ़ा इंसाफ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी मामले में हम इंसाफ करें और किसी मामले में हम नाइंसाफ़ी करें, यानी हर मामले को इंसाफ से डील करना चाहिए। वो कहता है सारी ज़िंदगी में इसी चीज़ का तो प्रचार करता आया हूँ। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई मुआहदा करें और फिर बाद में देखें कि वो मुआहदा हमारे फेवर में नहीं जा रहा, तो हम उस मुआहदे से पीछे हट जाएं। यानी ये तो बुनियादी से उसूल हैं। वो क्राइटो से कहता है कि क्राइटो, अगर
कानून, जो इस शहर का कानून है, वो मेरे सामने आ जाए तो वो मेरे से बहुत सारे सवाल करेगा। वो मेरे से सवाल करेगा कि सुकरात, तुम हमें क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हमें क्यों तबाह कर रहे हो? हम ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें पाला है। यानी तुम्हारे माँ बाप की जो शादी हुई थी वो एक वेडिंग लॉज के अंदर में हुई थी ना। फिर उसके बाद तुम जो पले बड़े वो भी कुछ कवानीन के अंदर में पले बड़े हो। फिर जो शहर में तुमने मामलात किए, लेना देना किया, स्लेव वगैरह किए, जो रखे मामले रखे घर में, घर से बाहर, वो सारे कानून के तहत हुए। तो 70 साल इस शहर के कवानीन ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। तो अब अगर कानून तुम्हारे खिलाफ जा रहा है तो तुम ये कह रहे हो कि नहीं जी, मैं इस कानून को नहीं मानूंगा। यानी 70 साल तक इस कानून ने तुम्हें पाला है। यानी सुकरात ने यहाँ पर एनालॉजी यूज की फादर की, कि तुम, कानून एक तरीके से तुम्हारा बाप है, उसने तुम्हें पाला है 70 साल। तो अब तुम कह रहे हो कि नहीं जी, ये कानून मेरे खिलाफ है तो मैं शहर से भाग रहा हूं और कानून तोड़ रहा हूं और कानून को नुकसान पहुंचा रहा हूं। देखिए, साइड नोट के तौर पे आपको बता दूं कि सुकरात का जो ट्रायल था वो फेयर था। यानी ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि ये ट्रायल फेयर था। यानी उस ज़माने में जो कानून के तकाजे होते थे वो सारे पूरे हुए थे। यानी किस तरह से चार्ज करना है, किस तरह से इंडाइट करना है, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूट करना है, फिर उसके बाद डिफेंस का मौका देना है, फिर उसके बाद इन ज्यूरी बैठेगी और फिर फैसला होगा, फिर अपील होगी। वो पूरे जो कानून के लवाजमात थे वो फॉलो हुए थे। तो ज़्यादातर लोगों का कंसेंसस इस बात पे है कि सुकरात का ट्रायल तो फेयर था। डिसीजन फेयर था कि नहीं था, इस पे डिबेट है, इस पे तो आगे आने वाले डायलॉग्स में बात होगी। लेकिन ट्रायल फेयर था, ये तकरीबन सब लोग मानते हैं। तो सुकरात कहता है कि क्राइटो को कि अगर कानून मेरे सामने आ जाए और मुझसे पूछे कि अब तक 70 साल तक तुम्हारे पास मौका था, तुम ये शहर छोड़ के जा सकते थे, तुम्हें किसने रोका था कि तुम इस शहर में रुको? जब 70 साल तक तुमने इन कवानीन को एंजॉय किया है तो आज, यानी कि अगर एक कानून तुम्हारे खिलाफ जा रहा है तो तुम छोड़ के नहीं जा सकते, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। यानी सुकरात कहता है कि अगर कानून मुझसे पूछे कि फिर अगर तुम इस तरह से कानून तोड़ के भागोगे तो फिर गवर्नमेंट की रिट कहाँ रहेगी? शहरों में गवर्नमेंट की रिट तो नहीं रहेगी ना। फिर दूसरे लोग, यानी तुम जैसा आदमी जो इतना काबिल है, अगर तुम जैसा आदमी कानून तोड़ के भाग रहा है तो दूसरे लोग क्यों कानून फॉलो करेंगे? यानी कि एक आदमी जो सारी जिंदगी कानून का प्रचार करता रहा, वो कानून छोड़ के भाग रहा है, दूसरे क्यों कानून का प्रचार करेंगे? वो पूछता है कि भाई, अगर कानून मुझसे आके पूछे कि जब तुम्हारा ट्रायल चल रहा था, ट्रायल के दरमियान तुम्हें ऑप्शन दिया गया था कि तुम अगर शहर बदर होना चाहो तो तुम्हें शहर बदर कर सकते हैं, तो तुम शहर बदर उस वक्त क्यों नहीं हुए? उस वक्त भी तो तुम शहर छोड़ के ही जाते और कोई कानून भी नहीं टूटता। तो क्राइटो से पूछता है, मुझे बताओ, अगर कानून ने मुझसे ये सवाल पूछ लिया कि भाई तुम्हारे पास यही ऑप्शन थोड़े दिनों पहले भी था, उस वक्त कानून भी नहीं टूटता, अब तुम जाओगे और कानून तोड़ के जाओगे। यानी कानून बोल रहा है कि तुम, लॉ बोल रहा है कि तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, हमें नुकसान पहुंचा के क्यों जाओगे? क्राइटो से बोलता है कि अगर कानून मुझसे ये पूछ ले कि यार तुम अगर भागोगे, इसमें तुम्हारी भी बेइज्जती है, इसमें तुम्हारे घर वालों की भी कोई इज्जत नहीं बचेगी, इसमें तुम्हारे दोस्तों की भी इज्जत नहीं बचेगी, तुम्हारे शहर वालों की भी इज्जत नहीं बचेगी, बल्कि सुकरात उसको बोलता है कि भाई कानून मुझे कहेगा कि मरने के बाद जब मैं हेडीज में जाऊंगा तो वहां पर भी लोग मुझे वेलकम नहीं करेंगे कि ये कानून तोड़ के भाग क्या है। तो यानी इस अमल में कानून उसको कह रहा है कि सब तुम्हारी तो बेइज्जती ही बेइज्जती है। तो फिर क्राइटो चुप हो जाता है और फिर यानी यहां डायलॉग खत्म हो जाता है। तो ये एक छोटा सा डायलॉग है जो प्लेटो ने लिखा है। इसमें यानी जो मैसेज सुकरात के थ्रू दिया गया है वो ये है कि भाई आपने हर मामले में जस्टिस करना है। ऐसा नहीं कि जो आपने फ़ायदे में उधर जस्टिस कर लिया और जहां अपना नुकसान हो रहा है वहां से बच निकले। यानी इसमें मेरा ख्याल है कि इम्प्लिसिट मैसेजिंग ये भी है कि कानून चाहे अनजस्ट हो फिर भी उसको फॉलो करना है। अब ये एक बहुत डिबेटेबल बात है। यानी और ये जो डायलॉग है ये प्लेटो के शुरू के डायलॉग्स में से है। यानी कि इस वक्त आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिए गए हैं, यानी समरी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। जैसे बाद में आने वाले डायलॉग्स में एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी जो लेटर डायलॉग्स कहलाते हैं।
यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स उस तरह से क्रिस्प नहीं है, उस तरह से मेच्योर नहीं है, मानी छोटे छोटे जुमलों में बात करके बात समझाने की कोशिश की गई है। तो ये कहना कि कानून चाहे अनजस्ट भी हो उसको फॉलो करो, ये एक बहुत डिबेटेबल बात है। यानी बाद में आने वाले जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया, जैसे डेविड ह्यूम वगैरह हैं। और इसमें यानी इस डायलॉग में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी जिक्र है कि भाई शहर का और यानी हुकूमत का और शहरियों का एक मुआहदा होता है जिसको इमरानी मुआहदा कहते हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा गया पहला डॉक्यूमेंट है। इसके बाद, इससे पहले तो कहीं नहीं लिखा गया था, बल्कि इसके बाद भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत अरसे तक काम नहीं हुआ। बनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे 17वीं 18वीं सदी में ये जो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स वगैरह ने काम किया, जब बादशाहतें ख़त्म हो रही थीं और जमहूरियतें ऊपर आ रही थीं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया। जैसे रूसो ने अपनी किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे यही एक डायलॉग था 2000 साल तक। तो यानी छोटा सा डायलॉग है, लेकिन ये कि जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो प्लेटो के डायलॉग्स होते हैं इनकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लेवल्स पे की जाती है और बहुत सारे स्कूल्स में की जाती है। यानी अगर इसी डायलॉग को कोई नियो प्लेटोनिस्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करेगा तो वो बिल्कुल डिफरेंट करेगा। तो ये, लेकिन हम इस वीडियो सीरीज में हम तो बिल्कुल एक सरफेस लेवल रीडिंग करके समरी सी बता के उसको उसके एनालिसिस को पेश कर रहे हैं। हम उन डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। हम यानी ये वीडियोज इसलिए बना रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने प्लेटो के डायलॉग्स को पढ़ा नहीं है, वो उसको इंटिमिडेटिंग समझते हैं, वो ये वीडियोस देखकर उनको पढ़ने के लिए यानी उनके अंदर शौक पैदा हो। तो आप भी ये डायलॉग पढ़िए, आपकी इंटरप्रिटेशन अगर हमारी इंटरप्रिटेशन से मुख्तलिफ है तो हमें ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिएगा।